हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 8 में कुछ स्लाइड्स हमारी बाकी रह गई थी। इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास थी वो थी शिल्प तथा शिल्पकार। तो शिल्प का क्या मतलब होता है? देखिए, शिल्प का मतलब होता है कुछ निर्माण, कुछ बनाना। तो जैसे कि आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे लकड़ी से कुर्सी बनाई गई, तो ये एक प्रकार का शिल्प है, ठीक है। और जो इसे बना रहा है वो शिल्पकार है। इसी तरह से मिट्टी से बर्तन बनाना वो भी एक प्रकार का शिल्प हुआ। इसे इंग्लिश में क्राफ्टिंग कहते हैं। तो कुछ भी चीज़ अगर बना रहा है कोई अपनी कला का यूज़ करके, तो वो शिल्प होगा, और जो बना रहा है वो शिल्पकार। तो मौर्योत्तर कालीन भारत के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को देखा था। तो उसी में शहरों में कुछ हमें अवशेषों के रूप में शिल्प के नमूने मिले हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र, इसे NBPW के NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब उत्तरी काले चमकीले मृदभांड पात्र, तो ये इसको कहा जाता है। और उत्तरी काले क्यों कहा गया? तो ये काले रंग के थे और चमक भी इनमें थी, तो काले चमकीले पात्र। और उत्तरी इसलिए लगा दिया क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। इसका मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह के कुछ बर्तन थे। आप देख रहे हो अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला है। ये क्या करते थे, मिट्टी को खूब पका दिया जाता था जिससे उसमें कालापन आ जाता था, और उसके बाद एक अलग से लेप भी लगा देते थे काले रंग का। उससे और काला हो जाता था और चमक भी आ जाती थी। तो आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। तो देखिए, जो शिल्प अभी जैसे हम बता रहे थे कि भाई लकड़ी से सामान बनाना या वस्त्र बनाना वो भी शिल्प हैं, तो उसके अवशेष हमें कुछ नहीं मिले हैं। इस समय के मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था इंडिका और अर्थशास्त्र, उसमें भी कपड़ों के जिक्र आते हैं। उसमें मथुरा को हमने डिस्कस किया था। और अब देखिए, वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। तो वस्त्र उत्पादन वाराणसी और मदुरई में भी हो रहा था, लेकिन उसके हमें कुछ अवशेष नहीं मिले हैं। तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, ये भी अच्छी बात थी। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया भी है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में श्रेणी शब्द किस रेफरेंस में प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब श्रेणी का ये होता था कि जैसे आज भी आप देखते होंगे, जो व्यापारी होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, व्यापार संगठन ऐसे करके कुछ भी। तो इसी तरह से उस समय भी हमें ये देखने को मिल रहे हैं। तो मौर्योत्तर कालीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? तो ये व्यापारियों के संघ हुआ करते थे। अब इसमें कुछ शिल्पकार हैं, जैसे जो मान लीजिए एक जैसा काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, व्यापारियों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। इस तरह से अलग अलग कई श्रेणियाँ बन जाती थी। तो शिल्पकारों की श्रेणियों का काम, इनका काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, ये सब काम इन श्रेणियों के हुआ करते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा श्रेणी क्या था। उसके बाद ये वही है NBPW। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारे पास हेडिंग है सूत काटने और बुनने के नियम। तो जो उस समय के कारखाने थे, कारखाने कह लीजिए आप उन्हें, तो जहाँ पे जो भी वस्त्र बनाने का काम इत्यादि हुआ करता था, तो उसमें कुछ नियमों का पालन भी करना होता था। तो उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिली है। तो ये देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ही था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो आप देखिए, सूत की कताई और बुनाई की देखरेख के लिए भी एक अलग से अधिकारी था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। तो देखिए, इस तरह के सभी लोग काम कर सकते थे। आगे देखते हैं।
इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ये सब बातें अर्थशास्त्र में ऐसे की ऐसी लिखी गई हैं। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। तो देखिए, महिलाएं घर पे बैठकर भी अपना काम करती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, कितने सख्त कानून उस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये कई बार एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या उसमें अंग भंग के रूप में किसी दंड का उल्लेख है। तो इस तरह के कई दंड इसमें बताए गए हैं, जहाँ मनुष्य को उसके किसी शरीर के किसी अंग से अलग कर दिया या कुछ ऐसा, जैसे यहाँ दिया है कि एक अंगूठा काट दिया। तो ये सब उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं अर्थशास्त्र में, मतलब दंड के रूप में आप उसके अंग भंग कर दें, ऐसे कुछ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। ये एक साइट है अरिकामेडु, इसके बारे में यहाँ हमें डिटेल में दिया गया है। तो देखिए, अरिकामेडु जो था ये उस समय का एक बंदरगाह था और यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनकी सिमिलरिटीज़ रोमन क्राफ्ट से है। इसकी लोकेशन भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अरिकामेडु की लोकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए अरिकामेडु, ये पुडुचेरी के पास है या पुडुचेरी में है। ये रहा, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा है। तो मानचित्र में अरिकामेडु की लोकेशन ढूंढो। अरिकामेडु ढूंढो, ये हमने देख लिया। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रोमन एक्वाडक्ट और उससे रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ भी दी गई हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, जहाँ जहाज़ आके रुकते हैं, पानी वाले जहाज़। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। और इसका संबंध कहाँ से है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो ये जो अरिकामेडु है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उसमें कुछ एम्फोरा है और एरेटाइन जैसे पात्र भी हैं। पात्र मतलब बर्तन। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं कैसे हुआ करते। तो जो एम्फोरा है वो कुछ इस तरह के थे। ये आप देख रहे होंगे, ये है पॉट एक, और इसमें दोनों तरफ ये हैंडल लगे हुए हैं पकड़ने के लिए। तो इसमें आप कुछ भी पानी या और तरल पदार्थ भर के रख सकते हैं। तो ये सब मिले थे। ये रोमन एम्फोरा है। इसी तरह से हमें अरिकामेडु से भी मिले हैं। तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ये एरेटाइन कैसे होते थे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह के, ये देख रहे होंगे आप, एकदम चमकदार है। ये उस समय का तो नहीं है, लेकिन इसी तरह के बर्तन हमें मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो रोम कैपिटल सिटी ऑफ इटली है, तो इसीलिए यहाँ इटली का एक और शहर एरेटाइन है, उसके नाम पर इन्हें एरेटाइन पात्र कह दिया गया। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे वहीं बनाए गए थे, यहीं बनाए जाते थे। मतलब रोमन डिज़ाइन से प्रेरित होकर यहाँ अरिकामेडु में बहुत सारे बर्तन बनाए गए। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, कपड़े बनाने का, रंगाई का काम और ये बर्तन बनाने का काम, शीशे बनाने का काम, ये सब मौर्योत्तर काल में हो रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब देखिए, ये एक पत्थर के ऊपर, पत्थर के बर्तन का टुकड़ा है ये, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे आप। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
हमने पीछे अशोक के लेक्चर्स में भी देखा था कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, उसी तरह ये भी तमिल में, मतलब दक्षिण भारत में जो प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि लिखी गई, ये उसका उदाहरण है। तो कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो देखिए, मौर्योत्तर कालीन जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो चैप्टर में लगभग ख़त्म हो गई है। आगे जो हमें कुछ चीज़ें बताई गई ये एडिशनल है, जैसे कि हर चैप्टर के लास्ट में इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में। तो ये एक रोमन एक्वाडक्ट का एग्जाम्पल है। एक्वाडक्ट क्या होते थे इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हुआ क्या थे। एक मिनट। हाँ, एक्वाडक्ट क्या था कि ये एक प्रकार का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। इसमें क्या करते थे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाना है तो इस तरह से कुछ पिलर्स लगा देते थे। ये एक मतलब निश्चित एलिवेशन पे ढाल, मतलब ये थोड़ा ऊंचा, उससे थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम, फिर ये उससे थोड़ा कम, ऐसे करके, और इस तरह से एक वो लगा देते, नाली जैसी बनाई जाती थी इसके ऊपर, और ये पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। ये कई कई किलोमीटर में बनाए गए हैं दीवारों की तरह। तो यही एक्वाडक्ट हुआ करते थे, रोमन एक्वाडक्ट, ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह के और भी हैं आगे चित्र, और भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखते हैं मानचित्र में रोम को ढूंढो, इसकी लोकेशन अभी हम लोग देख लेंगे। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। असल में यूरोप में एक, जैसे हमने अभी मौर्यन एम्पायर देखा था, उसी तरह यूरोप में रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो उसका जैसे आप देखते होंगे कि यूएसएसआर था, उसकी विरासत रूस को मिली, ऐसे ही जो रोमन एम्पायर था उसकी विरासत इटली को मिली या रोम को। तो इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ये देखिए आगे ना, बड़े साम्राज्य की राजधानी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण, देखिए तीन महाद्वीपों में फैला था ये, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, और कुछ हिस्सा एशिया में भी। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, मतलब उसने बहुत सारा आर्किटेक्चर का काम किया था। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल, एम्फी थिएटर्स, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा क्या थे, एम्फी थिएटर्स बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थीं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। तो ये जो एम्फी थिएटर्स थे, ये एक तरह से आज के स्टेडियम ही हुआ करते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट, ये आ गया ना, जलवाही सेतु मतलब जल ले जाने वाले सेतु, पुल के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों, गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। मतलब शहर में एक जगह से दूसरी जगह पानी भेजने के लिए इस सिस्टम का यूज़ हुआ करता था। ये देखिए, ये जो फ़ोटो है ये एम्फी थिएटर का है, और ये रोमन एम्फी थिएटर उस समय जो बनाए गए थे वही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे इधर चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और बीच में एक ग्राउंड सा है। तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। ये रहा, ये भी एम्फी थिएटर का ही उदाहरण है। और अब रोम की लोकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो रोम इटली में है। इटली का मैप आप लोग देख रहे हैं सामने। वर्ल्ड मैप में ये यूरोप वाला रीजन है और उसमें इटली, ये पूरा यूरोप, और इसमें भी इटली, इसमें आप लोग सही से देख पाएंगे। ये रहा इटली, ये भूमध्य सागर है और ये उसके उत्तर में इटली, और ये रहा रोम। तो ये हमने पूरा मैप देख लिया, और इस डिस्कशन में तो इतना ही है। हम लोगों ने देखिए पूरा का पूरा मौर्योत्तर काल तक डिस्कस कर लिया है एंशिएंट इंडिया में। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।